अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में लौट आया था और अब आखिरकार मदारा के साथ निर्णायक युद्ध करने वाला था। उसी समय नारुतो ने एक शैडो क्लोन गठबंधन मुख्यालय भेजा। बहुत से गार्ड्स ने नारुतो को आते देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। शिकाकू ने यह देखकर गार्ड्स को पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि अगर नारुतो चाहता तो पल भर में सभी की जान ले सकता था। उसने अनुमान लगाया कि नारुतो यहाँ किसी खास कारण से आया है। नारुतो का उद्देश्य था कि वह इस शैडो क्लोन को रणनीतिकार के रूप में यहाँ छोड़ दे, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में अबीतो ने 10 टेल्स को नियंत्रित करके इस स्थान पर हमला किया था। वह नहीं चाहता था कि वह त्रासदी दोबारा हो। नारुतो ने सब पर फ्लाइंग थंडर गॉड के निशान लगाए और सब में करामा का चक्र भी स्थानांतरित किया, ताकि अगर फिर से कोई टेल्ड बीस्ट बॉम्ब का हमला हो तो यह शैडो क्लोन सबको फ्लाइंग थंडर गॉड से बचाकर निकाल सके। शिकाकू ने नारुतो को कुछ पल देखा और गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने इस युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी और अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है ना? यह सुनते ही मबुई और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। नारुतो मुस्कुराया और कहा, जैसा उम्मीद थी अंकल शिकाकू। उसने शिकाकू की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि यह युद्ध निंजा दुनिया को सच्ची एकता तक पहुंचाने के लिए जरूरी था। इस युद्ध के बाद निंजा दुनिया में एक नया युग आएगा। उस समय निंजा दुनिया का असली दुश्मन सामने आएगा। नारुतो ने अपनी बात खत्म की तो सोचा कि शिकाकू उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिकाकू ने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वह अपने बेटे शिकामारू के निर्णय पर विश्वास करता था। इस समय मदारा और हाशिरामा के बीच युद्ध जारी था, जो आसपास की जमीन को लगातार नष्ट कर रहा था। अचानक मदारा ऊंचाई पर कूद गया। वह जोर से हंसा और बोला, हाशिरामा, अब मैं तुम्हें रिनेगन की असली शक्ति दिखाऊंगा। जैसे ही मदारा ने हाथ के संकेत बनाए, हाशिरामा के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने मदारा को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन मदारा ने अनसुना करते हुए चिबाकू तेंसेई सक्रिय किया। अगले ही पल आसमान को ढक देने वाला एक विशाल उल्का वेग से नीचे गिरने लगा। यह देखकर हाशिरामा की आंखें फैल गईं। उसने कभी मदारा को यह तकनीक इस्तेमाल करते नहीं देखा था। तो यही है रिनेगन की असली शक्ति? तोबरमा ने उस विनाशकारी उल्का को देखकर कहा, ये शापित उचिहा सच में अभिशाप है। उसने सभी निंजा को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। ऊपर से नीचे की अफरा तफरी को देखकर मदारा खुश हो रहा था। तभी ओनोकी आसमान में उड़ गया और गारा की रेत के साथ मिलकर पहले उल्का को रोक लिया। हाशिरामा ने यह देखकर उनकी प्रशंसा की, लेकिन तभी एक दूसरा उल्का भी गिरने लगा। सामने वाले मोर्चे पर खड़े ओनोकी के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। तभी हाशिरामा की लताओं ने उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लिया। हाशिरामा ने जोर से चिल्लाकर एक विशाल वुड शील्ड टेक्निक छोड़ी। मजबूत लकड़ी की ढाल ने परत दर परत सभी निंजा को सुरक्षित कर लिया। जब उल्का जमीन से टकराया तो पृथ्वी हिल गई, लेकिन इतना प्रहार भी हाशिरामा की वुड शील्ड टेक्निक को नहीं तोड़ सका। मदारा उत्साह से बोला, यह तो बहुत मजेदार है। नीचे हाँफते हुए हाशिरामा को देखकर उसने कहा, हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, तो चलो एक हो जाएं। मदारा ने तेजी से हाशिरामा का गला पकड़ लिया और रिनेगन से उसका चक्र खींचने लगा, लेकिन तभी सामने का हाशिरामा एक वुड क्लोन निकला। असली हाशिरामा उसके पीछे खड़ा था। मदारा जोर से हंसा और बोला, पिछली जिंदगी की वैली ऑफ द एंड वाली लड़ाई फिर से सामने है, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। उसने अपनी शर्त फाड़ दी और अपने सीने पर हाशिरामा का चेहरा दिखाया। मैंने पहले ही तुम्हारी शक्ति हासिल कर ली है। यह देखकर हाशिरामा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदारा उसकी कोशिकाएं अपने शरीर में डाल लेगा। उसी समय तोबरामा भी वहाँ पहुँच गया। मदारा को देखकर उसने पछतावे से कहा, मुझे उस समय मदारा का शरीर नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उसका शरीर बहुत कीमती था। मदारा ने युद्ध की स्थिति देखी। हालांकि अब उसके पास रिनेगन था, लेकिन एदो टेंसेई शरीर के कारण वह इन आंखों की असली शक्ति नहीं दिखा सकता था। वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अबीतो को ढूंढने के लिए बढ़ा ताकि जान सके कि रिनेगन उस लड़के नारुतो के पास कैसे पहुंचा। योजना के अनुसार अभी तो सिर्फ नगातो के पास ही रिनेगन होना चाहिए था। मदारा ने हाथ जोड़े और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम का उपयोग किया। आग की आड़ में उसने अपना सुसनु हटा दिया और सीधा अबीतो के चक्र की दिशा में निकल पड़ा। यह देखकर तोबारामा ने तुरंत उसका पीछा किया। हाशिरामा और तीसरे होकागे भी उसके पीछे हो लिए। इस बीच नारुतो और अबीतो के युद्ध क्षेत्र में किलर बी और मिनातो सास्के द्वारा नियंत्रित सातों जिंचुरिकी से जूझ रहे थे। नारुतो आगे बढ़ने ही वाला था कि सास्के ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम्हारा असली प्रतिद्वंदी मैं हूँ नारुतो। इस समय सास्के सातों जिंचुरिकी को नियंत्रित करके ग्यूकी यानी 8 पूंछ पर हमला करवा रहा था। यह देखकर नारुतो मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सास्के ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि वह नारुतो का असली प्रतिद्वंदी है। सुसनु की विशाल तलवार नीचे गिरी, जिसे नारुतो ने अपने चक्र हाथ से पकड़ लिया। सास्के ने तुरंत शिंद्रा तेंसेई का इस्तेमाल किया, जिसकी शक्तिशाली प्रतिकर्षण लहर ने नारुतो और मिनातो दोनों को उड़ाकर फेंक दिया। हवा में ही नारुतो ने पलटी मारकर अपनी स्थिति संभाली और सास्के की रिनेगन के बढ़ते कौशल की प्रशंसा की। सास्के ने व्यंग्य से हंसते हुए शेरिंगन सक्रिय किया और हवा में गिरते नारुतो पर ध्यान केंद्रित करके अमातेरासु छोड़ा। नारुतो ने काले अग्नि को रोकने के लिए कुरामा क्लोक जलाया। दोनों में जबरदस्त ताइजुत्सु की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच बाकी सातों टेल्ड बीस्ट्स ने मिलकर किलर बी पर हमला किया, जिससे वह कमजोर स्थिति में आ गया। सौभाग्य से अबीतो किसी अनजान कारण से वहीं खड़ा रहा और हिला नहीं। मिनातो ने किलर बी को मुश्किल में देखकर मदद के लिए कदम बढ़ाया और इसाबू यानी 3 पूंछ पर हमला किया, लेकिन जिंचुरिकी आपस में रिनेगन से दृष्टि साझा कर सकते थे, इसलिए मिनातो का हमला खाली गया। इसाबू ने कोरल पाम से पलटवार किया, जिससे मिनातो की पीठ पर प्रहार हुआ और जिद्दी कोरल स्टोन वहीं चिपक गई। जब मिनातो नीचे सन गोकू यानी
4 पूंछ के मैग्मा में गिरने वाला था, उसने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई दूर फेंका और आखिरी पल में वहाँ टेलीपोर्ट कर गया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, अबितो का काला भंवर उसके पीछे प्रकट हुआ। मिनातो चौंक गया और अब समझ गया कि अबितो अब तक स्थिर क्यों खड़ा था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था जब मिनातो का ध्यान बांट जाए। अबितो जानता था कि मिनातो की रफ्तार को पकड़ने का एकमात्र तरीका उसकी भविष्यवाणी को ही भांपना है। इस समय मिनातो ने आसपास कोई फ्लाइंग थंडर गॉड निशान नहीं छोड़ा था और जब अबितो ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति बेहद खराब है। अबितो ने ठंडे स्वर में कहा, सेंसे, इस बार जीत मेरी है। लेकिन जैसे ही अबितो का हाथ मिनातो को छूने वाला था, अचानक एक काला साया वहाँ आ गया। कुछ तेज वाइल्ड लायंस मेन जुत्सु के बालों ने अबितो को भेद दिया, जबकि जिराइया के सफेद बालों ने मिनातो को लपेट लिया। अबितो ने झुंझलाते हुए कहा, सेंसे को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो जब मैं प्रकट होता हूँ। वाकई झंझट वाला आदमी हो, लेजेंडरी सनिन कहलाने लायक। पश्चिम की ओर जाते हुए जिराइया आखिरकार नारुतो के पास पहुंच गया। जिराइया को देखकर मिनातो खुशी से भर उठा। 16 साल बाद गुरु और शिष्य फिर से मिले और गले लग गए। नारुतो ने सास्के को लात मारकर पीछे किया और मिनातो के पास आकर चिल्लाया, सेंसे! बहुत समय बाद मिले और कहा कि जिराइया का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिराइया ने नाक से आवाज निकाली। उसे पता था कि नारुतो पहले ही उसकी उपस्थिति महसूस कर चुका था, इसलिए नारुतो लड़ाई जारी रखे हुए था, भले ही मिनातो खतरे में था। जिराइया के यह कहने पर नारुतो केवल हंस पड़ा। इसी समय सास्के अबितो के पास आया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह इतना अच्छा मौका भी नहीं भुना पाया। जिराइया ने सास्के की आंखों में देखा और हैरान रह गया कि उसने इतनी जल्दी रिनेगन जागृत कर लिया था। आसपास जमा होते टेल्ड बीस्ट्स को देखकर जिराइया ने गहरी सांस ली और कहा, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन पहली बार इतने सारे टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ देख रहा हूँ। मिनातो ने भी कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने शिक्षक और नारुतो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। उसने जिराइया का आभार जताया कि उसने उसकी अनुपस्थिति में नारुतो को निंजुत्सु और हार न मानने की भावना सिखाई। जिराइया मुस्कुराया और बोला कि मिनातो बहुत विनम्र है। तीनों खुशी से बातें कर ही रहे थे कि कोकोरो यानी 5 पूंछ ने अचानक हमला किया। नारुतो तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गया, लेकिन कोकोरो अचानक मुड़ा और सीधे सास्के पर टूट पड़ा। सास्के ने एक विशाल बैंगनी जंजीर से कोकोरो को बांधकर जमीन पर पटक दिया। मिनातो ने तुरंत समझ लिया कि जैसे जैसे टेल्ड बीस्ट्स और विकसित होंगे, उन्हें नियंत्रित करना और मुश्किल होता जाएगा। तभी सभी टेल्ड बीस्ट्स ने दोबारा हमला कर दिया। दांत भींचते हुए उसने कहा कि थोड़ा और सह लो, जल्द ही वह सबको आजाद कर देगा। अब तक विभिन्न युद्ध क्षेत्र स्थिर हो चुके थे। नारुतो ने बाहर फैले अपने सभी शैडो क्लोन्स को समाप्त कर दिया। बिखरा हुआ चाकरा उसके भीतर वापस आ गया। उस भारी चाकरा के प्रवाह ने उसकी 9 टेल्स क्लोक को और भी प्रबल बना दिया। यह देखकर सास्के हैरान भी हुआ और उसके भीतर जलन भी भर गई। आखिर नारुतो के पास इतनी अपार शक्ति क्यों थी? उसके दिल में क्रोध सुलग उठा। उसने सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ रूपांतरित कर दिया। यह देखकर जिराइया ने तुरंत सहायता के लिए 3 महान टोड्स को बुला लिया। जब मिनातो ने गमाबुंता को आते देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। गमाबुंता चौथे होकागे को जीवित देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें पीतल की घंटियों जैसी चौड़ी हो गईं। लेकिन जो बात उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी सामने खड़े सभी टेल्ड बीस्ट्स की सेना। उसने जिराइया से पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है? सभी टेल्ड बीस्ट्स एक साथ कैसे आ गए? जिराइया ने कहा कि समझाने का वक्त नहीं है और उसने हाथों से हैंड साइंस बनाए। उसी समय 4 टेल्स का भयानक लावा हमला उन पर टूट पड़ा। जिराइया ने गमाबुंता से कहा कि जल्दी टोड ऑयल का प्रयोग करो। फिर ऊपर खड़े होकर उसने एक विशाल फायर बॉल छोड़ा। दोनों का संयुक्त जुत्सु मिलकर 4 टेल्स के लावा हमले को दबा गया। फिर सास्के ने सभी टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ खड़ा किया और टेल्ड बीस्ट बॉल बनाने का आदेश दिया। यह देखकर किलर बी को लगा कि हालात बिगड़ने वाले हैं। उसने पास खड़े नारुतो से पूछा कि अब क्या करें? नारुतो मुस्कुराया और बोला, यही मौका है सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स का चक्रा इकट्ठा करने का। उसने अपना हाथ पेट पर रखा और चिल्लाया, कुरामा चलो। स्वर्णिम चक्रा की लपटें उसके चारों ओर फैल गईं। नारुतो ने भी टेल्ड बीस्ट मोड में प्रवेश किया। लंबे समय बाद 9 टेल्स बाहर प्रकट हुआ और गर्जना की। उसने भी एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार किया। 7 टेल्ड बीस्ट्स द्वारा एक साथ छोड़े गए हमले को रोकने के लिए नारुतो को एक ही बार में उनके सभी ब्लैक रॉड्स निकालने थे। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद नारुतो ने सभी ब्लैक रॉड्स की स्थिति पहचान ली। उसने 7 चक्रा आर्म्स एक साथ बढ़ाए और उन रॉड्स को पकड़ लिया। यह देखकर सास्के ने सुजनु से नारुतो की योजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी रिनेगन में तीव्र दर्द उठने लगा, क्योंकि उसकी रिनेगन अभी अभी जागृत हुई थी और युद्ध में 7 टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करना पहले से ही उसकी सीमा थी। उसका शरीर अब नारुतो से लड़ने पर ध्यान नहीं दे सकता था। यह देखकर ओबितो ने नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिराइया पहले ही उसकी मंशा समझ चुका था। वह सेज मोड में प्रवेश कर चुका था। मुस्कुराते हुए उसने ओबितो से कहा, नारुतो की लड़ाई में दखल मत दो। गुस्से में ओबितो ने कमुई से जिराइया का सिर मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिराइया के सफेद बालों ने उसे ढक लिया। हर बार जब ओबितो ने कमुई का प्रयोग किया तो सफेद बाल अपने आप जिराइया को घेर लेते, जिससे उस पर निशाना लगाना असंभव हो जाता। अचानक मिनातो ओबितो के पीछे प्रकट हुआ। उसने मजाक में कहा, तुम्हें सिखाना चाहिए था कि कभी दुश्मन की पीठ मत दिखाओ। उसका रासिंगन जोर से गिरा। ओबितो केवल अमूर्त होकर बच सका। उसके मुखौटे के नीचे चेहरा गंभीर था। उसे पता था कि मिनातो और जिराइया से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। उसी समय नारुतो फिर से एक आध्यात्मिक स्थान पर पहुंचा। उसके सामने 7 टेल्ड बीस्ट्स प्रकट हुए। केवल वही जिंचुरिकी जिन्हें टेल्ड बीस्ट्स ने मान्यता दी थी यहाँ पहुँच सकते थे। नारुतो के लिए यह जगह नई नहीं थी। वह पहले भी यहाँ आ चुका था। जब कुरामा ने
ने उसे यहाँ लाया था। सबने बातचीत शुरू की। असली मुद्दे पर आने से पहले वह यूकी को भी वहाँ ले आया। अब सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स आखिरकार एक साथ थे। नारुतो आगे बढ़ा और सबको मुट्ठी मिलाने का संकेत दिया। उसने कहा कि उसके पास सबके साथ साझा करने के लिए कुछ है। बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था। हालांकि यहाँ समय का प्रवाह अलग था, फिर भी नारुतो एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था। कुरामा और यूकी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया। बाकी टेल्ड बीस्ट्स ने भी एक एक कर अपने हाथ मिलाए। जैसे ही सबकी मुट्ठियां मिली, नारुतो की पिछली जिंदगी की सारी यादें टेल्ड बीस्ट्स के मन में उमड़ आईं। पहले तो वे हैरान रह गए, फिर सभी मुस्कुराने लगे और आखिर में मौन हो गए। नारुतो ने हाथ पीछे खींचा और आंखों के कोने से आंसू पोंछे। हर याद ऐसे लग रही थी जैसे पुराने घाव दोबारा हरे हो गए हों। सभी इस बात से दंग थे कि समय यात्रा संभव है और ओत्सुत्सुकी क्लैन के सदस्य इतने शक्तिशाली हैं। फू, जो 7 टेल्स की जिंचुरिकी थी, ने उत्सुकता से पूछा, क्या सास्के तुम्हारे साथ नहीं है? अब वह बाहर दुश्मन क्यों है? नारुतो ने सबको आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। ओत्सुत्सुकी क्लैन के आक्रमण से निपटने के लिए उसे पूरे निंजा वर्ल्ड को एकजुट करना होगा। अंत में सास्के भी उनका साथी बनेगा। जब सभी को पता चला कि नारुतो वही लड़का है जिसके बारे में सेज ऑफ 6 पाथ्स ने भविष्यवाणी की थी, जो दुनिया में शांति लाएगा, तो सबने अपना एक एक हिस्सा चाकरा का उसे दे दिया। इस तरह नारुतो ने अंततः सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स का चाकरा प्राप्त कर लिया। विदाई लेने के बाद उसकी चेतना फिर से बाहरी दुनिया में लौट आई। एक जोरदार गर्जना के साथ कुरामा ने सभी ब्लैक रॉड्स को खींच निकाला। सास्के तुरंत टेल्ड बीस्ट्स पर नियंत्रण खो बैठा। यह देखकर ओबिटो उसके पास पहुंचा और कहा कि जल्दी से डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को बुलाओ। जैसे ही नारुतो ने टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करने वाली काली छड़ें निकाल दी, सास्के ने तुरंत डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को बुलाया, जिसने पल भर में 7 उग्र टेल्ड बीस्ट्स को अपने भीतर समा लिया। अचानक ककाशी और गाय भी वहां पहुंच गए। सास्के को विरोधी पक्ष में देखकर ककाशी ने उसे डांटा कि वह भ्रष्ट हो गया है। सास्के ने व्यंग्य से कहा कि यह बात उसे अपने पुराने दोस्त से कहनी चाहिए, आखिर ओबितो उससे कहीं पहले भटक चुका है। ओबितो ने ठंडी हंसी के साथ अपना मुखौटा उतार फेंका और कहा कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने कमुई डायमेंशन से 9 टेल्स का चाकरा वाला एक कंटेनर निकाला और उसे डिमोनिक स्टैच्यू को खिला दिया। फिर उसने सास्के को 10 टेल्स को पुनर्जीवित करने की विधि दी। जैसे ही सास्के ने हाथ जोड़कर मंत्र पूरा किया, डिमोनिक स्टैच्यू ने अपना सिर दर्द में पकड़ लिया। यह देखकर नारुतो की नजरें तेज हो गईं। यह 10 टेल्स के पुनर्जीवन की शुरुआत थी, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कगुया ओत्सुत्सुकी का पुनर्जीवन भी उसकी योजना का हिस्सा था। वह कगुया पर कुछ प्रयोग करना चाहता था। तभी आकाश से एक आकृति उतरकर ओबिटो के पास उतरी। वह और कोई नहीं बल्कि ऊचिहा मदारा था, जो इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पुनर्जीवित हुआ था। मदारा को आते देखकर नारुतो ने गहरी सांस ली। एक और मुसीबत आ गई। जिराया और बाकी सब मदारा को देखकर चकित रह गए। मदारा ने संघर्ष करते डिमोनिक स्टैच्यू को देखा, फिर ओबिटो की ओर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बहुत मजे में हो। ओबिटो ने गंभीर चेहरा बनाते हुए अपनी पीठ मदारा की ओर कर ली। सास्के ने उस आदमी को देखा जिसके पास रिनिगन है और जो ओबिटो पर भी हावी हो सकता है। वह समझ गया कि यह व्यक्ति ऊचिहा मदारा है। मदारा ने भी सास्के को गौर से देखा। रिनिगन और इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन का संयोजन। वह इजुना जैसा दिखता था और मदारा ने ओबिटो की तारीफ की कि उसने अच्छा सहयोगी चुना है। फिलहाल उसके दोनों रिनिगन दूसरों के पास थे और अगर वह भौतिक शरीर वापस पाना चाहता था तो उसे इस बच्चे पर निर्भर रहना होगा। तभी आकाश से 4 आकृतियां उतरी। वे पिछले होकागे थे जो मदारा का पीछा कर रहे थे। जैसे ही जिराया ने तीसरे होकागे को देखा, वह उनसे मिलने दौड़ पड़ा। उसे अब भी अफसोस था कि जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया था तब वह गांव में नहीं था। अब जाकर वे दोबारा मिल पाए। दूसरा होकागे तोबिरामा ने तीसरे से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। जिराया ने तुरंत सीधा खड़ा होकर तोबिरामा और हाशिरामा को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। जब तोबिरामा को पता चला कि जिराया तीसरे होकागे का छात्र है तो उसने संतोष पूर्वक सिर हिलाया और तीसरे होकागे के शिष्यों की तारीफ की। पहले ओरोचिमारू, जिसकी वैज्ञानिक शोध में गहरी उपलब्धियां थीं, और अब जिराया, जो सेज जुत्सु में निपुण था। इस प्रशंसा पर जिराया थोड़ा झेंप गया। उग्र डिमोनिक स्टैच्यू को देखते हुए हाशिरामा ने नारुतो से पूछा कि क्या यही 10 टेल्स है। नारुतो ने समझाया कि यह सिर्फ 10 टेल्स का खोल है, असली 10 टेल्स तो अब जागने वाला है। मदारा ने गंभीर नजरों से नारुतो को देखा। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उसे जरा भी खतरा महसूस करा सकें, लेकिन नारुतो से जो दबाव वह महसूस कर रहा था उसे वह बयान नहीं कर सका। उसने दांत भींचते हुए ओबिटो से पूछा कि आखिर हो क्या रहा है और योजना इतनी बदल कैसे गई। ओबिटो बेपरवाह दिखा। इन्फिनिट त्सुकुयोमी आज रात जरूर पूरा होगा। तीनों उचिहा को सामने देखकर तोबिरामा अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाशिरामा से कहा कि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। उसने डिमोनिक स्टैच्यू की ओर ध्यान केंद्रित किया और पल भर में म्यूचुअल मल्टीप्लाइंग एक्सप्लोसिव टैग्स टेक्निक का प्रयोग करने की तैयारी की। लेकिन ओबिटो ने तुरंत उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन का उपयोग कर डिमोनिक स्टैच्यू को आग से घेर लिया। तोबिरामा को अपनी योजना छोड़नी पड़ी। उसने नारुतो की ओर मुड़कर पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। नारुतो ने सबको थोड़ा और इंतजार करने को कहा। वह चाहता था कि 10 टेल्स पूरी तरह पुनर्जीवित हो। सब उसकी बातों से हैरान थे। इसी बीच लैंड ऑफ फायर के एक निर्जन इलाके में इताची, किसामे और शिसुई ने नारुतो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर काबूतो का ठिकाना खोज लिया। शिसुई ने ऊपर से गुफा के अंदर की स्थिति को ध्यान से महसूस किया। उसे स्पष्ट रूप से अंदर एक अवरोध महसूस हुआ जो निश्चित रूप से कबूतो की छिपने की जगह थी। इताची और शिसुई ने आक्रमण की योजना बना। अपने पिछले जीवन में इताची ने अपनी एक आंख की बलि देकर और इज़ानामी का
उपयोग करके कबूतो को वश में किया था, लेकिन इस बार शुरसुई के कोतो अमात्सुकामी के साथ यह इतना कठिन नहीं होगा। भूभाग का विश्लेषण करने के बाद तीनों ने निर्णय लिया कि वे कबूतो को 3 दिशाओं से घेरेंगे ताकि वह भाग न सके। किसामे सामने से अवरोध को तोड़कर कबूतो का ध्यान आकर्षित करेगा, जबकि इटाची और शुरसुई बाकी 2 दिशाओं से हमला करेंगे। योजना को अंतिम रूप देने के बाद तीनों ने अपना अभियान शुरू किया। उसी समय इटाची और उसका समूह अंततः कबूतो को गुफा में छिपा हुआ पाता है। अपनी युद्ध योजना बनाने के बाद वे मिलकर अवरोध तोड़ते हैं और कबूतो को घेर लेते हैं। कबूतो हंसता है जब उसे पता चलता है कि घुसपैठ करने वाले इटाची और किसामे हैं, लेकिन जैसे ही वह शिसुई को देखता है वह तुरंत चौंक जाता है और अपनी आंखें ढकने के लिए हुड का इस्तेमाल करता है। कोतो अमात्सुकामी सबसे शक्तिशाली जिनजुत्सु के मालिक को देखकर शिसुई आगे बढ़ता है, कबूतो की ओर देखता है और इताची से पूछता है कि क्या यही व्यक्ति है जिसे नारुतो ढूंढना चाहता है। इताची सिर हिलाकर सहमति देता है और शिसुई से कहता है कि लापरवाही न करे। विपक्षी अब ओरोचिमारू का छोटा अनुयायी नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक व्यक्ति है जिसने कई तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। कबूतो अच्छे से जानता है कि इताची और बाकी केवल एक ही उद्देश्य के लिए आए हैं, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को खत्म करना। वह खेदपूर्वक इताची से कहता है कि भले ही उसे मार दिया जाए, यह तकनीक खत्म नहीं होगी। यह कहते हुए वह विजय पूर्वक हंसता है। शिसुई मुस्कुराता है और जवाब देता है कि किसी भी तकनीक का उसके सामने कोई महत्व नहीं है। कबूतो गुस्से में अपने सांपों को हमला करने के लिए नियंत्रित करता है। इटाची सुसानु का उपयोग करके 4 हाथ फैलाता है, हमला रोकता है और 4 सांपों के सिर तोड़ देता है। शिसुई इताची से कहता है कि अत्यधिक शक्ति का उपयोग न करे। नारुतो ने कहा था कि लक्ष्य का जीवन यथासंभव सुरक्षित रखना चाहिए। इताची उसे आश्वस्त करता है कि यह व्यक्ति ओरोचिमारू की विरासत का वारिस है और आसानी से नहीं हारेगा। यह सुनकर कबूतो हंसता है और दावा करता है कि वह अब ओरोचिमारू जैसा नहीं है, वह उसे पार कर चुका है। जैसे ही वह बोलता है, कबूतो र्यूची केव का सेज मोड सक्रिय करता है। एक विशाल मात्रा में सेंजुत्सु चाक्रा तुरंत तीनों पर बह जाती है। साथ ही कबूतो अस्थायी रूप से अपनी ऑप्टिक नर्व्स को काट देता है ताकि इटाची और शिसुई जिनजुत्सु का उपयोग न कर सकें। फिर वह हाथ के मुद्राएं बनाता है और सेज आर्ट व्हाइट रेज टेक्निक जारी करता है। सेंजुत्सु एक छोटे सफेद ड्रैगन में बदल जाता है और इटाची के समूह पर हमला करता है। इटाची और शिसुई तुरंत सुसनु सक्रिय करते हैं। सफेद ड्रैगन फटने के बाद यह तीव्र ध्वनि और तेज रोशनी छोड़ता है। इस हस्तक्षेप से शिसुई और अन्य का चाक्रा असंतुलित हो जाता है, जिससे सुसानु बनाए रखना असंभव हो जाता है। यह देखकर कबूतो तेजी से हमला करता है, लेकिन अचानक वाटर प्रिजन टेक्निक से इटाची और शिसुई फंस जाते हैं। किसामे अपनी शार्क जैसी विशेषताओं के कारण मुश्किल से प्रभावित होता है। कबूतो अचानक रुकता है। यह उम्मीद नहीं करता था कि कोई व्हाइट रेज टेक्निक का सामना कर पाएगा। वह तुरंत सेज आर्ट इनऑर्गेनिक रीइंकार्नेशन का उपयोग करता है। जमीन और गुफा की दीवारें तुरंत तेज कांटेदार स्पाइक्स में बदल जाती हैं और इटाची और बाकी की ओर बढ़ती हैं। सौभाग्य से अब हस्तक्षेप कम हो गया है। इटाची सभी हमलों को रोकने के लिए सुजनु सक्रिय करता है। अचानक 20 से अधिक शिजुइस कहीं से प्रकट होते हैं और कबूतो को घेर लेते हैं। यह शिसुई का शैडो क्लोन टेक्निक है। कबूतो शिसुई के क्लोन्स पर हमला करता है, लेकिन हर हमला चूक जाता है। थोड़ी जांच के बाद उसे एहसास होता है कि केवल हमला करने के क्षण में ही एक क्लोन असली शिसुई होता है। वह तारीफ करता है कि यह वाकई में टेलीपोर्टेशन शिसुई के नाम के लायक है, लेकिन अकेले 3 किगालेविल निंजा का सामना करने के लिए तैयार होकर वह पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही 20 से अधिक शिजुइस एक साथ अपने शूरिकेन फेंकते हैं, कबूतो अचानक हाथ के मुद्राएं बनाता है और इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सक्रिय करता है। एक ताबूत जमीन से फटकर ऊपर आता है और कबूतो के लिए आने वाले शूरिकेन को रोक देता है। जैसे ही ढक्कन गिरता है, अंदर का व्यक्ति हरे कपड़ों में एक आदमी निकलता है। किसामे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पहले उसे लगता है कि यह माइट गाय है, जिसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि यह कोई गाय के समान है। इटाची की नजर तेज हो जाती है। उसके सामने का आदमी कोई और नहीं बल्कि माइट गाय का पिता माइट ड्यूई है। जैसे ही माइट ड्यूई का शरीर धीरे धीरे जीवित होता है, इटाची साफ देखता है कि इसमें सिर्फ इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन का शरीर नहीं बल्कि असली रक्त भी बह रहा है। कबूतो जोर जोर से हंसता है और दावा करता है कि यह शरीर उसने बड़े परिश्रम और सावधानी से तैयार किया है। उसने इसे इस तरह बनाया कि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन होते हुए भी माइट ड्यूई के शरीर में रक्त हो। वह इटाची से पूछता है कि क्या वह समझता है इसका क्या मतलब है। इटाची तुरंत कबूतो की मंशा समझ जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि माइट ड्यूई 8th गेट ऑफ डेथ खोल सके, जो 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन का हिस्सा है। जैसे ही माइट ड्यूई 7th गेट ऑफ शॉक खोलता है, क्योंकि उसके पास एक विशेष इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन शरीर है, 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन की कमजोरी पूरी तरह से दूर हो गई है। एक नीला आकृति झपाक से गुजरती है और माइट ड्यूई का शक्तिशाली किक किसामे को उड़ा देता है। इटाची सुसनु का उपयोग करता है और यासाका मगातामा माइक ड्यूई पर फेंकता है, लेकिन गेट ऑफ शॉक खुलने के साथ ड्यूई की गति बहुत तेज है। वह आसानी से हमला चकमा देता है और इटाची सुसनु पर मुक्का मारता है। कंकाल कवच पर तुरंत दरारें पड़ जाती हैं। यह देखकर कबूतो तुरंत पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। माइक ड्यूई को नियंत्रित करके गेट ऑफ शॉक की अंतिम चाल डे टाइम टाइगर लॉन्च करता है। इटाची सुसनु अंततः टूट जाता है और वह खुद थोड़ी छोटों के साथ रह जाता है। अचानक शिसुई सुसनु डेकुशी कबूतो पर हमला करता है। कबूतो का शरीर तुरंत अनगिनत सफेद सांपों में बदल जाता है जो जमीन पर बिखरे होते हैं। इटाची इसका फायदा उठाता है कि कबूतो हमला चकमा दे रहा है और अमातेरासु छोड़
देता है, माइक ड्यूई के शरीर को जलाता है। अमाटेरासु धीरे धीरे माइक ड्यूई के शरीर को घेर लेता है, लेकिन इस क्षण ड्यूई से रक्त रंग की भाप निकलती है। इताची गंभीरता से उस आकृति को देखता है जो रक्त रंग की भाप में ढकी है। क्या यह 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन का सबसे शक्तिशाली रूप है जिसे उसने नारुतो की यादों से देखा था? एक शक्तिशाली चाक्रा स्टॉर्म ड्यूई से अमाटेरासु को दूर कर देता है। एक जोरदार गर्जना के बाद माइक ड्यूई आधिकारिक रूप से 8th गेट ऑफ डेथ में प्रवेश करता है। चकित व्यक्तियों को देखकर कबूतो जोर जोर से हंसता है। एक रक्त लाल तूफान मैदान में फैलता है। माइक ड्यूई तेजी से इटाची की ओर दौड़ता है। आश्चर्यचकित होकर इटाची अपना पूरा सुज़ानु सक्रिय करता है। टात्सुका ब्लेड और याता मिरर पकड़ते हुए माइक ड्यूई सीधे सुज़ानु के सिर के ऊपर कूदता है। वह इवनिंग एलिफेंट लॉन्च करता है। जमीन इटाची के पैरों के नीचे तुरंत टूट जाती है और दोनों वह और सुज़ानु झटके से गहराई में धकेल दिए जाते हैं। शिसुई चिंतित होकर इटाची का नाम पुकारता है। धुआं छंटने के बाद आइताची गड्ढे के नीचे मजबूती से खड़ा होता है, याता मिरर पकड़े हुए। कबूतो को विश्वास नहीं होता। वह उम्मीद नहीं करता था कि प्रसिद्ध याता मिरर वास्तव में इवनिंग एलिफेंट के हमले को रोक देगा। हालांकि इटाची ने हमला रोका। इवनिंग एलिफेंट की शक्ति उसके शरीर में दर्द उत्पन्न करती है। जैसे ही माइक ड्यूई फिर से हमला करने वाला होता है, किसामे अचानक वाटर प्रिजन शार्क डांस टेक्निक लॉन्च करता है। एक बड़ा अंडाकार पानी का गोला प्रकट होता है, सभी को घेर लेता है। फिर अनगिनत शार्क काबूतो और माइक ड्यूई पर हमला करती हैं। किसामे अपनी शार्क रूप का लाभ उठाकर कोशिश करता है कि इटाची और शिसुई को पानी के गोले से बाहर निकाले, लेकिन इससे पहले कि वह बच सके पानी का गोला फट जाता है क्योंकि माइक ड्यूई और भी अधिक प्रकट होता है। विशाल मात्रा में चाक्रा एक ड्रैगन के सिर में बदल जाती है। यह 8 गेट्स की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। कबूतो बिन रोक टोक हंसता है और कहता है कि यह कला है। माइक ड्यूई अपने क्रोधी ड्रैगन रूप में सीधे इटाची और बाकी की ओर बढ़ता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर इटाची सभी को अपने पीछे खींचता है। सुज़ानु पुनः सक्रिय करता है और फिर से याता मिरर सामने रखता है। माइक ड्यूई पूरे जोर से याता मिरर पर किक मारता है। याता मिरर चमकदार प्रकाश के साथ चमकती है और वास्तव में माइक ड्यूई की प्रगति को रोक देती है, लेकिन याता मिरर के पीछे इटाची स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। जैसे ही माइक ड्यूई दबाव बनाए रखता है, याता मिरर की सतह में सूक्ष्म विकृति दिखाई देती है। अंततः इटाची टिक नहीं पाता और उड़ जाता है। उसका सुज़ानु माइक ड्यूई द्वारा टूट जाता है, लेकिन लगभग उसी समय किसामे तेजी से इटाची के सामने कूदता है और माइक ड्यूई का अंतिम किक उसके छाती पर लगता है। किसामे की रिब केज तुरंत टूट जाती है और उसके आंतरिक अंग उड़कर जैसे टूटी डोरी से पतंग उड़ रहे हों। जीत निश्चित सोचकर कबूतो कदम बढ़ाता है और स्थिति देखने लगता है, लेकिन धुआं छंटने के बाद इटाची को देखा जाता है कि वह टात्सुका ब्लेड से माइक ड्यूई के शरीर में घुस रहा है। कबूतो जल्दी से ड्यूई को फिर से हमला करने के लिए कहता है, लेकिन टात्सुका ब्लेड के सीलिंग प्रभाव के कारण माइक ड्यूई ने पहले ही अपनी चेतना वापस पा ली है। कबूतो अधीर होकर फिर से प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शिसुई का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। कबूतो तेजी से मुड़ता है और देखता है कि शिसुई की आंखें उस पर टिकी हैं। हालांकि कबूतो ने अपनी ऑप्टिक नर्व्स काट दी थीं, उसे नहीं पता था कि यदि शिसुई शारीरिक संपर्क करे तो कोतो अमात्सुकामी मानसिक धारणा के माध्यम से भी सक्रिय हो सकती है। अपनी असाधारण धारणा के साथ कबूतो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कोतो अमात्सुकामी सक्रिय हो गया है। कबूतो तुरंत ऐसा लगता है जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। शिसुई आदेश देता है, अब से मेरी बात मानो और जीवित रहो ताकि निंजा वर्ल्ड की रक्षा कर सको। कबूतो की वास्तविक दुनिया की समझ तुरंत बदल जाती है और वह नारुतो के पक्ष में एक प्रमुख सहयोगी बन जाता है। किसामे पहले समाहता द्वारा अवशोषित विशाल चाक्रा पर भरोसा करते हुए अंततः अपना शरीर पुनर्स्थापित करता है। कबूतो के अचानक रवैये में बदलाव को देखकर किसामे थोड़ा चिंतित हो जाता है। सबसे शक्तिशाली जिंजुत्सु वाला आदमी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। इस क्षण इताची आगे बढ़ता है और कबूतो को आदेश देता है कि वह अचिहा मदारा के इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को मुक्त करे। बाकी इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन सेना को लड़ना बंद करने का आदेश दिया जाता है। कबूतो सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही हाथ के मुद्राएं पूरी होती हैं, मदारा मैदान में अचानक प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह देखकर नारुतो हल्की मुस्कान देता है। इताची और बाकी सफल हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold